गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण अवशोषण बैंड होता है, उसकी तीव्रता क्या होती है, प्रभावित होती है। जिसमें अपन ने पहला पढ़ा था ब्रेथोकॉमिक शिफ्ट के बारे में कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर OH, CH3 या NH2 या फिर कोई भी विलय के कारण भी क्या होती है, अवशोषण बैंड क्या होते हैं, उस तरंग दैर्ध्य की ओर क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाता है। जिससे उसके लैम्डा मैक्स के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे अपन क्या कह रहे थे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट कह रहे थे। और ये जो विस्थापन होता है, ये जो प्रतिस्थापन होता है, किस रंग की ओर होता है, रेड कलर की ओर होता है। इस वजह से अपन रेड शिफ्ट भी कह रहे थे। दूसरा था हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अर्थात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के कारण क्या होता है, जो अवशोषण बैंड होता है वो निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होता है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर CH3, CO या फिर विलय के कारण जो लैम्डा मैक्स है वो निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कह रहे थे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर की ओर शिफ्ट होती है, इसलिए इसे ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इन दोनों के बीच में जो ग्राफ देखा था, जो ई एनर्जी और लैम्डा के बीच में कर्व था। नेक्स्ट अपनी शिफ्ट है अतिवर्णक प्रतिस्थापन, जिसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं। कि यदि किसी प्रतिस्थापी या विलय के कारण अधिकतम अवशोषण की तीव्रता Emax में वृद्धि होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक, इन दोनों के अंदर तो क्या था कि लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण तो किसमें, लैम्डा मैक्स के मान में, अर्थात अवशोषण के अंदर, अवशोषण के बैंड के अंदर वृद्धि हो रही थी। अब अपन बात करेंगे हाइपरक्रोमिक की और हाइपोक्रोमिक की, हाइपर और हाइपो। ठीक है, तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक के अंदर क्या ई मैक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे अपन हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की बात करें कि इसमें क्या होगा, किसी भी प्रतिस्थापी या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर सॉल्वेंट के कारण क्या होता है, जो अधिकतम अवशोषण की तीव्रता तीव्रता होती है, मतलब ई मैक्स, ठीक है, उसके मान में वृद्धि होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इस विस्थापन में अधिकतम आणविक अवशोषणांक ई मैक्स के मान में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे बेंजीन के अगर ई मैक्स का मान देखें तो कितना है, 7,900। ठीक है, अगर अपन इसके ऊपर एक NH2 ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, तो बाद में कि इसकी ई मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कितनी, 8,600 हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन इसकी पेडिंग की बात करें तो कितनी है ई मैक्स इसकी, 2,750। अगर इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया तो इसकी बाद में कितनी हो गई, 3,560 हो जाती है। ठीक है, अर्थात वे ग्रुप जो ई मैक्स के मान में वृद्धि करते हैं, ठीक है, अवशोषण की तीव्रता में वृद्धि करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हाइपरक्रोमिक कहलाते हैं। और ये जो ग्रुप जो शिफ्ट प्रदर्शित करते हैं उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। दूसरी है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी प्रतिस्थापी विलय या ताप के कारण अधिकतम आणविक अवशोषणांक अर्थात Emax के मान में कमी होती है, तो इस विस्थापन को अपन क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन को अगर अपन Cl ग्रुप जोड़ दें तो क्या हो जाता है, इसका विस्थापन Emax के मान में कमी आती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन बाइफेनिल की बात करें, बाइफेनिल की जो Emax होती है वो होती है 19,000। अगर इसके ऊपर एक मेथिल जोड़ दिया अपन ने सेकंड पोजीशन पे, तो टू मेथिल बाइफिनिल होगा, उसकी जो ईमैक्स होती है वो कितनी है, 10,250, अर्थात उसके ईमैक्स के मान में कमी आ जाती है। निम्न चित्रों से स्पष्ट है कि हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक जो शिफ्ट है वो अधिकतम ईमैक्स के मान में संबंधित है। ठीक है, अगर अपन हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की बात करें, उसका अगर आप देखें तो नॉर्मल जो इमेज की वैल्यू होती है उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू आती है। जो गेरी लाइन है वो तो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, और जो अगर कोई हाइपरक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करने वाला कोई ग्रुप मौजूद है तो उसके पश्चात ये डॉट डॉट लाइन के अंदर विस्थापन हो जाता है। उसी प्रकार अगर अपन हाइपोक्रोमिक की बात करें, ठीक है, तो हाइपोक्रोमिक के अंदर क्या होता है, ईमेक्स के मान में कमी आती है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में डार्क लाइन वाला हमें कर्व देखने को मिलता है, लेकिन जैसे कोई अगर हाइपरक्रोमिक प्रदर्शित करने वाला हमने ग्रुप अटैच किया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ईमैक्स के मान में कमी हो जाती है, और ये डॉट डॉट लाइन के अंदर इसके अंदर ईमैक्स के मान में कमी को प्रदर्शित कर रखा है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है संयुग्मी इन्स एवं इनोन्स के पैरा बैंगनी स्पेक्ट्रा। ठीक है, इन और इनोन के कॉन्जुगेटेड स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। पहला है संयुग्मी इन्स के पैरा बैंगनी स्पेक्ट्रा। ठीक है, के विलगित डाइइनो
के अणुओं पर पराबैंगनी किरणों का बहुत कम प्रभाव होता है, जबकि संयुग्मी डाइनों के अणुओं पर पराबैंगनी किरणों का अधिक प्रभाव नजर आता है। ठीक है, अगर अपन डाई आइसोलेटेड डाइन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बात करें, तो जो आइसोलेटेड डाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसके ऊपर यूवी रेज का जो इफेक्ट होता है बहुत कम पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी डाइन्स कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, संयुग्मित है, तो उनके ऊपर यूवी रेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो संयुग्मन के लंबाई में वृद्धि के साथ बैथोक्रोमिक शिफ्ट एवं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दोनों नजर आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी होगी और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी होगी, अर्थात उसके लैम्डा मैक्स के मान में भी वृद्धि होती है और ई मैक्स के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो संयुग्मी डाइनों में क्या होता है, पाई से पाई ट्रांजिशन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाई टू होमो से पाई थ्री लुमो से में अधिक समीप होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें, एथिलीन है, इसके मैक्स का मान लैम्डा मैक्स का मान 175 है, 13 ब्यूटाडाइन का कितना है, देखिए कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है, ये लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो रही है, 217 नैनोमीटर रहता है। और हेक्साट्राइन की बात करें जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो कि क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो इसके 254 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो अत्यधिक लंबी डाइन 4 से अधिक द्विबंधों युक्त हों तो क्या रंगीन नजर आती है, कलर्ड होती है, तथा मानव इन रंगों को बिना किसी यंत्र के भी देख सकता है। ये 400 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, तो विजिबल रे एरिया के अंदर अवशोषण करती है, इस वजह से नॉर्मली अपन कलर्ड देख सकते हैं इसको। एथिलीन व 13 ब्यूटाडाइन में बेथोक्रोमिक शिफ्ट को अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, एथिलीन और 13 ब्यूटाडाइन के अंदर, एथिलीन के अंदर बता रखा है पहले कि, तो अगर अपन एथिलीन और 13 ब्यूटाडाइन के ट्रांजिशंस की बात करें, तो सबसे पहले अगर एथिलीन के अंदर होमो से लुमो अर्थात पाई से पाई स्टार के अंदर ट्रांजिशंस देखें, तो इसके ई मैक्स का मान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, 163 नैनोमीटर पर ये क्या लैम्डा मैक्स इसकी 100 होती है। वहीं अगर अपन 13 ब्यूटाडाइन की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, पाई टू से पाई थ्री अर्थात पाई से पाई ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो और 217 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्स है। इसके अंदर एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, लैम्डा मैक्स ज़्यादा है इस वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स क्या आसानी से हो जाता है। और पाई इसके अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है, होता है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा है, अपन बात करते हैं संयुग्मी डाइनों में अवशोषण उच्चिष्ट की गणना एवं के लिए वुडवर्ड एंड फिशर रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। वुडवर्ड और फिशर रूल के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, और जो इस मोस्टली इस यूनिट में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आते हैं। 70% क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि वुडवर्ड फिशर नियम संयुग्मित डाइनों में वर्णोत्कर्षी प्रतिस्थापन के उपरांत अधिकतम अवशोषण की तरंग दैर्ध्य के मान में आकलन के लिए वुडवर्ड और फिशर ने 13 ब्यूटाडाइन को क्या रेफरेंस यौगिक माना। ठीक है, मानते हुए अनुभवक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, तो संयुग्मित डाइनों में क्या बेथोक्रोमिक शिफ्ट के उपरांत क्या हुआ, अधिकतम अवशोषण की तरंग के मान में आकलन के लिए वुड व फिजर ने जो 13 ब्यूटाडाइन था उसको कॉन्जुगेशन का बेस मान लिया था, रेफरेंस के तौर पर मान लिया, उसको रेफरेंस की मानकर बाकी जो प्रतिस्थापित है उसकी गणना की थी उसने। ये 13 ब्यूटाडाइन के लेमडा मैक्स का मान 217 मिनट को प्रतिस्थापी अचक्रीय डाइनों के लिए मूल मान अर्थात बेस मान मान लेती है। ठीक है, अगर किसी की कंपाउंड के अंदर 13 ब्यूटाडाइन अगर मौजूद है, ठीक है, या फिर 13 ब्यूटाडाइन का कॉन्जुगेशन मौजूद है, तो उसका मूल मान कितना आ जाता है, 13 ब्यूटाडाइन के बराबर। ठीक है, अर्थात लेमडा मैक्स का मान प्रतिस्थापी अचक्रीय डाइनों के लिए मूल मान कितना है, 217 नैनोमीटर अर्थात 13 ब्यूटाडाइन के मान के बराबर होता है। ठीक है, आगे जब एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। चक्रीय डाइन की अगर अपन बात करें, ऊपर वाला तो था अचक्रीय डाइनों के लिए। ठीक है, अगर अपन चक्रीय डाइन्स की बात करें, साइकिल्स के अंदर है जो, तो इसमें दोनों द्विबंध एक ही वलय के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, चक्रीय डाइन और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक डाइनों का एक विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक डाइन्स की पहचान करना जरूरी है। ठीक है, अगर द्विबंध अलग अलग रिंगों के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो होगा क्या, नॉन साइक्लिक डाइन्स। तो तब आपको बेस वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, 13 ब्यूटाडाइन के बराबर अर्थात 217 नैनोमीटर। और अगर आपके पास साइक्लिक रिंग है अर्थात एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
साइक्लिक डाइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी वलय है समवलयाकार डाइन कहते हैं जिसे, तो उस समय आपको जो बेस वैल्यू है कितनी माननी पड़ेगी, 253 नैनोमीटर। तो साइक्लिक डाइन्स के लिए तो बेस वैल्यू हो गई कितनी, 253, और नॉन साइक्लिक के लिए 217। तीसरा देखते हैं कि यदि साइक्लिक डाइन के द्विबंध दो भिन्न भिन्न वलय में स्थित हो तो समवलयाकार डाइन कहते हैं। इस प्रकार डाइन के लिए मूल मान 214 नैनोमीटर होता है। ठीक है। निम्न संरचना विषम वलयाकार डाइनों का उदाहरण निम्न प्रकार है। ठीक है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से डाइन, साइक्लिक डाइन की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार होती है साइक्लिक डाइन। ठीक है। यौगिक में यदि एक द्विबंध एक वलय में उपस्थित हो और दूसरी द्विबंध जो है वलय के बाहर स्थित हो तो उस अपन द्विबंध को क्या कहते हैं, बाह्य चक्रीय द्विबंध। ठीक है। तो बता रखा है कि अगर द्विबंध है, साइकिल के अंदर एक है, ठीक है, और एक बॉन्ड साइकिल द्विबंध है जो साइकिल के बाहर है, जैसे डायग्राम में बता रखा है, तो उस अपन क्या कहेंगे, बाह्य चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। वलय अवशेष को गिनने के लिए डाइन निकाय की उन खुली संयोजकताओं को गिनते हैं जो वलय बनाने में काम आ रही हैं। ठीक है। जो वलय अवशेष होते हैं, ठीक है, जो बाद में बॉन्ड बनाने में काम आ सकते हैं, तो अपन उसको निकाय की उन संयोजकता से गिनते हैं जहाँ पर वलय बनाने में काम आएगी। ठीक है। जैसे दो वलय अवशेष की बात करें, ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। तो इधर वाले तो काम आ ही नहीं सकते क्योंकि ये सिस्टम हो गया, डाइन की बात होकर साइक्लिक डाइन हो गई। तो बाकी की जो दो साइड हैं वो रिंग को आगे बढ़ाने में काम आ सकती हैं। तो ये दो वलय अवशेष हो गए। अगर अपन तीन वलय अवशेष की बात करें, ठीक है, तो ये तो हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, जिसमें तीन वलय अवशेष है। नीचे वाली जो साइट है वो तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने की वजह से काम आ नहीं सकती रिंग को आगे बढ़ाने में। ठीक है। तो कौन कौन सी पोजीशंस के अंदर रिंग आगे बढ़ सकती है, डबल बॉन्ड के पास पास वाली। ठीक है, एक तो बीच वाली हो गई, एक पहले वाले डबल बॉन्ड के पास में है जो, और एक दूसरे वाले डबल बॉन्ड के पास में है जो, अर्थात तीन वलय अवशेष हो जाते हैं। जब किसी यौगिक के लिए लैम्डा मैक्स का आकलन करते हैं तो उस प्रकार के अध्ययन से साइक्लिक समवलयकार और विषम वलयकार मूल का मान देते हैं। इसके पश्चात लैम्डा मैन के मान में योग करते हैं। ठीक है। बुक से एक बार आप ध्यान से पढ़ना, वुडवर्ड फिशर रूल को, वैल्यूज़ आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। वुडवर्ड फिशर रूल के लिए जो वैल्यूज़ थी वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तथा उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। घर पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। एक बार देखने समझ में नहीं आता है, जब तक आप इसको अपने इंटरेस्ट लेकर आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी चीज़। ठीक है। कल अपन इसका टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।